गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में पूरक वांचन पे राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप कैसे बनता है? किन किन चीज़ों को मिलाकर हम भूमि को राष्ट्र बना सकते हैं, इसकी बात यहाँ पर की गई है। वैसे तो राष्ट्र का स्वरूप बनाने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहले तो भूमि, फिर दूसरा उसका महत्वपूर्ण अंग है भूमि पर बसने वाले लोग, और तीसरा अंग है लोगों की संस्कृति। तो ये तीनों तत्व मिलकर राष्ट्र बनता है। तो यहाँ पर हम एक नागरिक है, हम इस भूमि पर निवास करते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? इस भूमि पर जो कुछ भी प्राकृतिक तत्व है उन पर हमारा अधिकार है या नहीं, हमें यदि उनके अधिकारों को पाना है तो हमारे कौन से कर्तव्य है जिससे हमें अच्छी तरह से निभाना है, और किस तरह की राष्ट्र का स्वरूप मजबूत बन सकता है, किस तरह राष्ट्र का विकास हो सकता है, किस तरह हम हमारे राष्ट्र को विकसित बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लेखक ने हमें कुछ आवश्यक बातें बताई है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय प्राप्त करेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने सन 1929 ईस्वी सन में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। तदंतर वे सन 1940 ईस्वी सन तक मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। बाद में उन्होंने पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया। सन 1991 ईस्वी सन में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। वे भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय संग्रहालय परिषद तथा ऑल इंडिया रियंटल कांग्रेस के सभापति पद पर रह चुके हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अन्वेषण तथा इतिहास और पुरातत्व के गहन विद्वान के रूप में वे देश भर में सम्मान पाते रहे। उनकी लिखी हुई और प्रमुख संपादित पुस्तकें इस प्रकार है: उरुज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, भारत की मौलिक रचना, एकता, भारत की मौलिक एकता। राष्ट्र का स्वरूप एक चिंतनात्मक निबंध है। ये जो यहाँ पर इकाई दी गई है उसका साहित्य प्रकार, साहित्य विधि उसकी निबंध है। लेकिन निबंध में भी भिन्न भिन्न प्रकार के निबंध होते हैं। हास्य निबंध होता है, प्राकृतिक निबंध होता है, प्रवास निबंध होता है, चिंतनात्मक निबंध होता है। तो यहाँ पर चिंतनात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने देश को राष्ट्र बनाने वाले तत्वों की चर्चा की है। भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, ये तीनों तत्व जो एक देश को राष्ट्र बना सकते हैं। इन तीनों का राष्ट्रीय जीवन में महत्व प्रतिपादित करके लेखक राष्ट्र की जनता को यह अनुरोध करते हैं कि वह इनका मूल्य पहचाने तथा उनका गौरव करे। हमारे देश को सही मायने में राष्ट्र बनाना है, सभी राष्ट्रों से अच्छा राष्ट्र बनाना है। तो हमारे पास ईश्वर ने दी हुई अनेक समृद्धि है। प्राकृतिक समृद्धि की बात करें तो पहाड़, नदियाँ, पर्वत,
वनस्पति, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनमें से उसकी जो भी क्या क्या बन सकता है, किस तरह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। क्योंकि जो पर्वत पहाड़ होते हैं उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। वो सारे पत्थर जब तक उसको कोई अच्छा आकार न दिया जाए तब तक वह मूल्यहीन रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई अच्छा आकार दिया जाता है तो वह अच्छा मूल्यवान बन जाता है। जैसे कोई शिल्पकार है तो शिल्पकार अच्छी मूर्ति बनाता है, कोई पत्थर लेता है, आरस पहाड़ का कोई पत्थर लेके, संगमरमर का कोई पत्थर लेके उसका कटावदार अच्छी तरह से कटाव करके उसे कोई उचित आकार देता है, चौक्कस आकार उसे देता है तो वह मूल्यवान बन जाता है। लेकिन जब तक उस पर कोई ऐसा घाट नहीं बना या कोई कुछ मूर्ति नहीं बनाई या कोई उसे उसमें से कोई शिल्प नहीं तैयार किया गया तब तक वह पत्थर की कोई कीमत नहीं होती। तो इस तरह प्रकृति के जो भी तत्व है, पहाड़, नदियाँ, वनस्पति, ये सारी चीज़ें जो भी है इन सब के बारे में हमें जानना है। इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं, कौन और किस तरह हमारे देश को इसके इस्तेमाल, देश के विकास में इसको हम उपयोग में लेके कैसे हम हमारे देश को महत्वपूर्ण देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी जानकारी हमें तब मिलेगी जब इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होगा। तो लेखक कहते हैं कि सबसे पहला अंग, राष्ट्र का पहला अंग भूमि है, जिस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। भूमि के ऊपर भी है और भूमि के भीतर नीचे भी है। जो कई खनिजें निकलती है, सोना चांदी जैसी धातुएं निकलती है, वह भी हमें कहाँ से मिलती है, तो ज़मीन के नीचे से मिलती है। तो इन सब के बारे में हमें जब जानकारी होगी तब हम सही इस्तेमाल करके उसका हम देश के विकास में उसका योगदान दे सकेंगे। लेकिन यदि हम जानते ही नहीं होंगे समुद्र के बारे में, समुद्र में हमें कई तत्व मिलते हैं, समुद्र में भी हमें कई ऐसे रत्न मिलते हैं जो मूल्यवान होते हैं, लेकिन इन सब के बारे में यदि हम जानते नहीं तो ये सारे देश के विकास में इन सारी चीज़ों को हम योगदान के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला हमारा एक मनुष्य के रूप में कर्तव्य है कि भूमि पर जो कुछ भी दिया गया है वह भूमि पर दिए गए प्राकृतिक तत्वों का अच्छे से हम अभ्यास करें, उसके बारे में जानने के बाद अपने विचारों में उसे लाए और विचारों को हम कार्यरत करें। सिर्फ जानकर बैठे रहना नहीं है। हम जानते हैं कि ये संगमरमर का बहुत बड़ा पत्थर है, तो ये हमने जान लिया, तो यहाँ तक देश के विकास, यहाँ तक सोचकर हम यदि बैठे रहे तो देश के विकास में इस पत्थर का कोई योगदान नहीं रहेगा। लेकिन इससे हम अच्छे से अच्छे शिल्पकार को बुलाकर उससे अच्छा आकार दिलवाए, शिल्प तैयार करवाए, कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा तैयार करवाए, कोई मंदिर तैयार करवाए, ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे तब वह उसका मूल्य बढ़ेगा। और तब तो ये क्या हुआ, जो हमने सोचा, जो हमने देखा, जो जाना, उसे कार्यरत किया। तो कार्यरत करने पर ही हम अपनी देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो यह बात हमें कवि लेखक बताना चाहते हैं। सबसे पहले भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि पर बसने वाले लोग और उनकी संस्कृति, इन तीनों से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उस पर बसने वाले जन पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर आते रहे और चले गए, लेकिन भूमि वही की वही है, तो वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति
सचेतन होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। उसके भौतिक रूप यानी कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर जो भी पर्वत, नदी, पहाड़, झरने, समुद्र, समुद्र के भीतर, समुद्र के बाहर, धरती के ऊपर, धरती के भीतर जो भी तत्व है सबके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी। तो भौतिक रूप और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? तो इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जितने भी विचारधाराएं प्रकट हुई है वह इस धरती पर ही पैदा हुई है, इसलिए विचारधाराओं की जननी यह भूमि है, ऐसा कवि कहते हैं। फिर राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो मेघ प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सिंचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। किस तरह की जानकारी हमें रखनी है यह बताने के लिए एक उदाहरण दिया है कि पार्थिव स्वरूप के बारे में या भौतिक संपत्ति के बारे में आपको किस तरह की जानकारी रखनी है। तो प्रतिवर्ष मेघ आता है यानी कि बारिश आती है, जल बरसता है, मेघ बरसता है, तब जाकर जमीन में से कुछ अंकुर निकलते हैं। लेकिन कब अंकुर निकलेंगे? उसमें बी बोए होंगे तब। तो प्रतिवर्ष धरती पर न बोए होते फिर भी कई तृण इधर उधर जब बारिश होती है तो हमें धरती में से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो जितने भी तृण निकले हैं यानी कि जितना भी घास बारिश से बाहर निकला है वह घास किस प्रकार का है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की ऐसी वनस्पति भी उगती है जो हमारी औषध के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धरती पर जो मेघ आता है यानी कि बारिश आती है, बारिश से जितने भी वनस्पति नए अंकुर फूटते हैं उसके बारे में हमें जानना है कि वह क्या है, कैसी है, उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब जानकारी जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारी अध्ययन की परिधि में ये सारी बातें आनी चाहिए। फिर जमीन कैसी है, किस जमीन में किस तरह का बीज बोया जाएगा तो अच्छी तरह से उपज होगी, अधिक से अधिक उपज किस तरह की जाए, ये सारी बातें हमको जाननी होगी। किस फसल के लिए कौन सी ज़मीन अच्छी रहेगी जिसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपज प्राप्त कर सके, ये सारी बातें यदि हमें पता होगी तो हम उसी के हिसाब से जैसी ज़मीन होगी, जिस फसल के लिए वह अनुकूल होगी, उसी के हिसाब से हम वहाँ पर बीज बोएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इस तरह हमें प्रतिवर्ष मेघ अपना काम करता है, समय होने पर आ जाते हैं और फिर चले भी जाते हैं। लेकिन ये जब आते हैं उससे पहले हमें किस तरह की तैयारियां करके रखनी है, ये सारी बातें हमें सीखनी है और हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत भी आनी चाहिए।
उन मेघजलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता, मेघजलों से उगे हुए प्रत्येक तृण, प्रत्येक घास और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। मेघ तो आता ही है, लेकिन मेघ आने के बाद जो नई वनस्पतियाँ उगती हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कौन सी वनस्पति को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। इस तरह चारों ओर से हम इतनी जानकारी प्राप्त करेंगे तब हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे और ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे तो जहाँ जहाँ भी सैकड़ों वर्षों से अंधकार है वहाँ उजाला हो जाएगा। यानी कि जहाँ प्रगति नहीं हुई वहाँ प्रगति होगी। जो प्रदेश विकसित नहीं हुआ, गाँवों में जहाँ जहाँ पर भी अभी तक कुछ सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे गांव भी विकसित होकर अपनी प्राथमिक जरूरियात व अपने आप प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार जहाँ पर सैकड़ों वर्षों से अंधकार है वहाँ वैसे जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। હવે ભૌતિક यानी कि पंचभूतों से संबंध रखने वाला पार्थिव, पंच महाभूतों से संबंध रखने वाला संबंध रखने वाला पार्थिव पांच तत्वों से जो बना है वो पार्थिव निर्मूल, जड़ से उखड़ा हुआ, जड़ से उखड़ा हुआ, जड़ से उखड़ा हुआ, बिना जड़ या मूल का, जड़ या मूल का, अधोपान यानी शुरू से अंत तक, अधोपान तक, शुरू से अंत तक। तो यहाँ पर हमें हमारा पहला कर्तव्य क्या है, भूमि के बारे में जितने भी तत्व हैं इन सारे तत्वों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना है, तो इसका किस तरह हम राष्ट्र के विकास में उपयोग कर सकते हैं ये सब करना है। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम जाने छोटी धरती पर जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम सूक्ष्म अभ्यास करें, निरीक्षण करें। सबसे पहला हमारा यही कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है, निधियाँ यानी कि खजाना, धन, संपत्ति, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। धरती माता को हम वसुंधरा भी कहते हैं। तो उनकी कोख में अमूल्य निधियाँ भरी है जिसके कारण हम उसे वसुंधरा कहते हैं। उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। धरती माता में के कोख में इतनी सारी अमूल्य चीज़ें भरी पड़ी है, उसका परिचय कौन करना नहीं चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से
अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, अभ्युदय यानी कि विकास, तो हमारे भावी आर्थिक विकास के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़े पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पत्थर है, हमारे धरती पर बहुमूल्यवान चमकदार पत्थर भी है, जिनसे हम आज भी अपने घरों में सजावट के लिए और कुछ चीज़ें मंदिर बनवाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए, शिल्प स्थापत्य के लिए ऐसे पत्थरों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि उसके बारे में हमें जानकारी ही न होती तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे पत्थरों में से बेडोर पत्थरों में से हम कभी बना ही नहीं पाते और हमारे आर्थिक विकास में हम उसका योगदान नहीं ले सकते पत्थरों का। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पृथ्वी के गोद में अनेक प्रकार के अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, जो अनेक शिल्पियों द्वारा, कुशल शिल्पियों द्वारा उसे सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक वह बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग, विविध नाना भांति यानी कि विविध प्रकार के अनगढ़ नग यानी कि पर्वत विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। विंध्य पर्वत पर अनेक प्रकार के जो पत्थर है वह सूर्य के प्रकाश में चमकते रहते हैं। ऐसे चमकीले पत्थरों को हम किस तरह देश के भावी विकास में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना है और ये सब करना है। तो अत्यंत चिलकते रहते हैं। उन सिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक गांठ से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। ऐसे चमकते हुए पत्थर कोई चतुर शिल्पकार के माध्यम से उसे सही आकार दिया जाए तब उसकी सुंदरता में और भी बढ़ावा होता है। वे अनमोल हो जाते हैं और वह मूल्यवान हो जाते हैं। पृथ्वी और आकाश से के अंतराल में जो कुछ भी सामग्री है भरी है, पृथ्वी को चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियाँ है, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। सिर्फ पर्वतों की ही बात नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच जितनी भी ऐसी निधियाँ भरी है, उन सभी के बारे में हम चेतना यानी कि जागरूक हो, और जागरूक होने के बाद हम समुद्र के भीतर भी जलचर एवं जो जलचर प्राणी और जितनी भी राशियाँ भरी पड़ी है, बहुमूल्य रत्न जो इसमें भरे पड़े हैं, उन सारे उसके प्रति हम सचेत रहें और इस तरह हम सभी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियाँ है, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत का नया भाव राष्ट्र में फैलना चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो राष्ट्र के प्रत्येक युवान की बात कर रहे लेखक। थोड़े बहुत युवान जागृत होंगे तो इससे देश का विकास नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र का प्रत्येक हाथ, प्रत्येक युवक जागृत होगा और ये सारी निधियों का सही रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो फिर राष्ट्र का विकास होना ही होना है। और जब तक पूरे सभी लोग जागृत नहीं होंगे, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में जिज्ञासा वृत्ति जब तक नहीं जगेगी तब तक वे जागते
हुए भी सोते हुए के बराबर है। विज्ञान और उद्योग दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाठ खड़ा करना है। आज हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी हमारे पास इतने आविष्कार है कि इससे हम हमारा कार्य आसानी से कर सकें। तो विज्ञान और उद्योग, तो उद्योगों में हमें विज्ञान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उद्योग भी हम वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, उद्योगों में भी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी अपनाकर हम हमारे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो विज्ञान और उद्योग दोनों को मिलाकर हमें आगे बढ़ना है और भौतिक रूप को, राष्ट्र के भौतिक रूप को नया रूप देना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। जो विज्ञान और उद्योग दोनों को मिलाकर हमें जो कार्य करना है वह पूरे उत्साह के साथ करना होगा। पूरे उत्साह, अथक परिश्रम के साथ यदि हम करते रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे, सफल रहेंगे। हमारा यह ध्येय है कि राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं उनसे कोई भी कार्य में भाग लिए बिना न रहे, यानी कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे विज्ञान और उद्योग दोनों को मिलाकर राष्ट्र का जो नया ठाठ तैयार करना है, भौतिक ठाठ तैयार करना है, उससे विरक्त न रहे, उससे दूर न रहे, वह अपना योगदान अवश्य दे। राष्ट्र के विकास में प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे, यही बात लेखक ने यहाँ पर हमें समझाई। और तब जाकर प्रत्येक व्यक्ति योगदान देगा, तब जाकर हम राष्ट्र को आर्थिक रूप से प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ा सकेंगे। तो प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य है, यहाँ पर हमें पहले पैराग्राफ में लेखक ने समझाया है कि भूमि उसका महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन भूमि पर जितनी भी निधियाँ दी गई है, जितने भी तत्व है, उन सभी के बारे में मनुष्य जानकारी प्राप्त करे और उसका राष्ट्र के विकास में कैसे, किस तरह इसका इस्तेमाल करके योगदान दिया जाता है वह समझे और इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। ये इस तरह आज के वीडियो में हम यहाँ तक देखेंगे। बाद में राष्ट्र का दूसरा अंग कौन सा है यह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।